हेलो स्टूडेंट, स्वागत आपका हमारी द रेडिकल क्लासेज में। और आज हम टॉपिक कर रहे हैं वही अपना राजस्थान हिस्ट्री का, अपनी सभ्यताएं राजस्थान की। देखो, वैसे तो राजस्थान की मोस्ट इंपॉर्टेंट सभ्यताएं कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम अगर देखें तो दो सभ्यताएं और ऐसी हमारी हैं जिनसे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। ज़्यादा टाइम क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन फिर भी कई बार डीपली क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया। आरपीएससी के अंदर भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट सभ्यता के बारे में। तो सभी को जल्दी से जोड़ लो क्लास के अंदर, सबको खम्मा गणी राम राम। तो स्वागत है और स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं हमारी सभ्यता जिसका नाम है बेराट की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बेराट की सभ्यता। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट भी है इतनी, लेकिन आरपीएससी के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट सभ्यता बन जाती है थोड़ी सी, क्योंकि आरपीएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है इससे। ठीक है, तो बेराट की सभ्यता से हम अगर बात करें तो आपकी बेराट की सभ्यता कहाँ से बिलोंग करती है, कैसे इसका उद्गम होता है, कौन सी नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको कि बेराट की सभ्यता है वो विराट नगर के अंदर है। सर ऐसा तो कोई जिला ही नहीं सुना हमने राजस्थान का। बेटा आपने नहीं सुना होगा, लेकिन विराट नगर जयपुर का ही प्राचीन नाम है। कौन से जिले का? जयपुर का प्राचीन नाम है। आपने महाभारत देखी होगी, है ना? महाभारत तो देखते होंगे, महाभारत खूब देखी होगी। घर वाली महाभारत नहीं, है ना? घर वाली महाभारत नहीं, जो बीवी और मतलब पति और पत्नी के बीच में चलती है, वो महाभारत नहीं। ये महाभारत है उस कर्ण अर्जुन की, उस पांडव और कौरव की महाभारत की बात कर रहा हूँ। और महाभारत के अंदर आपने देखा होगा कि पांडवों को क्या मिलता है? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। तो उस अज्ञातवास को बिताने के लिए सारे पांडव कहाँ पे आ जाते हैं? अपने विराट नगर, राजा विराट की नगरी के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा उसके अंदर। तो अर्जुन ने क्या मतलब एक प्रण लिया था। अज्ञातवास के अंदर क्या होता है? अज्ञातवास के अंदर अपने रूप को चेंज करके रहना पड़ता है ना, अपने जो वेशभूषा है उसको भी चेंज करके रहना होगा। तो वृहणला का रूप लिया था अर्जुन ने। तो उससे पहले उसको सारे अस्त्र वस्त्र त्यागने थे। तो उसके पास एक धनुष था, कौन सा? गांडीव धनुष। और अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष जब उतारा वृहणला का रूप लेने के लिए, तो उसने एक कसम खाई थी अपने गांडीव धनुष से और तीर से कहीं बोला था कि जब भी मैं तेरे को दोबारा काम में लूंगा तो क्या करूंगा? गंगा नदी के पानी से धो के ही तेरे को यूज में लूंगा, गंगा पानी से शुद्ध करके तेरे को क्या लूंगा? दोबारा धारण करूंगा। लेकिन उसी बीच क्या हो जाता है? कौरव आक्रमण कर देते हैं किस पे? विराट नगरी पे। और जयपुर पे जब आक्रमण करते हैं तो जो अपना राजा विराट था ना, विराट नगर का जो राजा था, उनके जो बेटा है उत्तर, उसकी जगह है कौन लड़ता है? अपना अर्जुन लड़ता है। और वो जब वो अस्त्र शस्त्र अपने वापस लाने जाता है, तो अर्जुन ये बोलता है कि देखो मैं गंगा तो पहुंच नहीं सकता, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि गंगा नदी के पास में चला जाऊं। तो उसने अपना गांडीव धनुष उठाया, उस पर तीर लगाया और तीर लगा के एक किसमें हमारा जमीन के अंदर दे मारा। तो वहां से एक नदी का उद्गम होता है, जिस नदी का नाम है कि बाण गंगा नदी। कौन सी नदी? बाण गंगा नदी। और उसी बाण गंगा नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? आपका बेराट की सभ्यता बसी हुई है। कौन सी नदी? बाण गंगा नदी। तो बाण देख के गंगा नदी को श्रावित किया था किसने? अर्जुन ने। तो वहीं से इस नदी का क्या पड़ता है? आपका नाम पड़ता है। तो बाण गंगा नदी कहाँ पे है? आपकी जयपुर के अंदर है। और आजकल इसका क्या हो गया है? अवशेष बचा है। आजकल इसका अवशेष बचा है और उस अवशेष को अमानी शाह के नाले के नाम से जाना जाता है। इसका अवशेष है, इसका क्या नाम है? अमानी शाह का नाला। अगर मैं बात करूं राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अमानी शाह का नाला कहां पे स्थित है? अमानी शाह का नाला कहां पे स्थित है? आपकी जयपुर के अंदर है। और इसी को बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ जयपुर डिस्ट्रिक्ट। जयपुर की लाइफ लाइन बोला जाता है इसको, यानी जयपुर की जीवन रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जयपुर की जीवन रेखा। आपको पूछ ले कौन सी नदी का अवशेष है, तो आप बता देंगे सर कौन सी है? आपकी बाण गंगा नदी है, जो अर्जुन ने अपने बाण से क्या किया था? इस नदी को धरती से निकाला था। तो वो सारी चीजें हम देख लेंगे। तो ये जो आपकी बेराट की जो सभ्यता है, ये विराट नगर जयपुर के अंदर स्थित है और आपकी बाण गंगा नदी के किनारे स्थित है। इतनी बात समझ में आई आपको? अगर इतनी बात समझ में आई है तो आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कि सर इस नदी का उस बेराट की जो सभ्यता है, इसकी खोज किस आदमी ने की है? तो खोज करने वाले आदमी थे
इसकी जो खोज है यानी इन्वेंशन है, इसकी खोज 1937 के अंदर ही कर दी थी बेटा। कब कर दी थी? 1937 के अंदर एक आदमी है जिनका नाम है दयाराम साहनी। कौन हुए अपने? दयाराम साहनी। इन्होंने क्या किया था? इसकी खोज की थी। उसके बाद में इस जो सभ्यता है इसका उत्खनन किस आदमी ने किया था? उत्खनन किस आदमी ने किया था? उत्खनन करने वाले आपके दो आदमी थे, एनसी बनर्जी, नीलचंद्र बनर्जी। नीलचंद्र बनर्जी और एक थे आपके केसी कैलाश चंद्र दीक्षित। केसी दीक्षित और एनसी बनर्जी, इन दोनों आदमियों ने क्या किया था? इसका उत्खनन किया था। कब किया था? 62 और 63 के अंदर। 1962 और 63 के समथिंग इसने क्या किया था? इसका उत्खनन किया था। कौन सी सभ्यता का? बेराट की सभ्यता का, जो आपकी जयपुर शहर के अंदर, सॉरी जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवस्थित है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आगे हम देखते हैं कि सर इसके उत्खनन तो हो गया, अब इसका उत्खनन के अंदर क्या क्या मिला हमें। तो आपको मैं बताता हूँ, जब 1962 जब ये सभ्यता यहाँ पे रही होगी, तो ये जो सभ्यता यहाँ पे रही होगी तब यहाँ पे किसका शासन रहा होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो बेटा मैं आपको बता दूं, भारत पर जो राज करने वाले सबसे जो आपके वंश थे वो कौन थे? मौर्य। इस सभ्यता पे वंश करने वाले, राज करने वाला सबसे पहला वंश को किसको माना जाता है? मौर्य वंश को माना जाता है। कौन से वंश को? तो हमें यहाँ पे ऐसे क्या मिले हैं? सबूत मिले हैं कि यहाँ पे किसने, मौर्य वंश ने क्या किया है? यहाँ पे शासन किया है। और मौर्य वंश का एक शासक रह चुका है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की क्या मिले हैं? बहुत सारे सबूत मिले कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य नामक आपके शासक ने क्या किया है? चंद्रगुप्त मौर्य नामक आदमी ने क्या किया है इस पे? अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य कौन हुआ है, आपको इसका एक उपनाम आपको याद रहा होगा। ये अपने भारत का क्या है? मुक्तिदाता बोलते हैं इसको। भारत का क्या बोलते हैं इसको? मुक्तिदाता राजा बोलते हैं। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो यहाँ पे मौर्य वंश के शासन करने के क्या मिलते हैं? सबूत मिलते हैं। कैसे मिलते हैं वो अभी डिस्कस करते हैं आगे। तो इतनी चीज आप क्या कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से, उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। देखो हाँ, अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में एक शासक हुआ था बहुत ही फेमस, जिसका नाम है अशोका। कौन? अशोका। अशोक ने क्या किया था बेटा? यहाँ पे इसी जगह अशोक तो थे, उन्होंने क्या किया था? यहाँ पे रणभेरी के दोनों जगह, पहले क्या होता था? रणभेरी का नाद होता था, और रणभेरी की जगह है धम घोष का क्या दिया था? नारा दिया था। दम घोष का क्या दिया था? नारा दिया था। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि कौन सी सभ्यता के दौरान अशोक ने रणभेरी की जगह किसका किया था? धम घोष का नारा दिया था। वो कौन थे? अशोक थे। कौन से शासक थे? मौर्य शासक। कौन से थे? मौर्य शासक थे। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या मिलता है? यहाँ पे एक शिलालेख मिलता है जिसका नाम है भाब्रू शिलालेख। क्या मिलता है? यहाँ पे एक शिलालेख मिलता है जिसका क्या नाम है? भाब्रू शिलालेख। शिलालेख टॉपिक अपना नेक्स्ट टॉपिक ही होगा। तो शिलालेख अगर मैं आपको बता दूं, वहां से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे इसके बारे में। एक शिलालेख मिलता है जिसका नाम है भाब्रू शिलालेख। बहुत ही इंपॉर्टेंट शिलालेख है। शिलालेख क्या होता है? पत्थरों के ऊपर लिखना। आजकल तो पेपर आगे, जैसे सबसे पहले पेपर की खोज चीन ने की थी, गुटेनबर्ग आपकी प्रेस थी उसने, लेकिन उससे पहले पत्थरों पे लिखते थे लोग, पीपल के पत्रों पे लिखते थे। तो पीपल पत्र पे या अपने कपड़ों पे या फिर अपने शिलालेख पे, यानी शिला का मतलब होता पत्थर, और पत्थर पे लिख के मैसेज भेजा करते थे। तो वो शिलालेख है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट शिलालेख है जिसका नाम आपका भाब्रू शिलालेख। अच्छा, भाब्रू शिलालेख भी दो प्रकार के हुए हैं। शिलालेख कितने प्रकार के हुए हैं? दो प्रकार के शिलालेख हुए हैं। और सबसे पहले 1837 के अंदर, 1837 के अंदर भाब्रू शिलालेख की खोज करने वाले, भाब्रू शिलालेख फर्स्ट की खोज करने वाले कैप्टन बर्ट थे। कौन थे? कैप्टन बर्ट। तो ये कहाँ पे मिला अपना? बेराट की सभ्यता के अंदर ही मिला है। उसके बाद में 1872 के अंदर कोलराल नामक एक और वैज्ञानिक हुआ था। 1872 के अंदर शिलालेख सेकंड, भाब्रू शिलालेख सेकंड कौन थे? कोलराल। कौन थे?
कोलारल ने भाब्रू शिलालेख सेकंड की क्या कर दी थी, खोज कर दी थी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने की, शिलालेख कौन सा मिला, भाब्रू शिलालेख कहाँ मिला है। तो सबसे पहले भाब्रू शिलालेख फर्स्ट 1837 में कैप्टन बट ने इसकी खोज की थी। भाब्रू शिलालेख सेकंड की खोज 1872 के अंदर कोलारल ने कर दी थी। उसके बाद में देखो यहाँ पे और क्या मिला सर, यहाँ पे अशोक की मुद्राएं मिली हैं। किसकी मुद्राएं मिली हैं, अशोक की आहत मुद्राएं मिली हैं। अशोक की आहत मुद्राएं मिली हैं, क्योंकि भाई अशोक मौर्य शासक था और मौर्य शासक के यहाँ पे क्या मिलते हैं, हमें यही सबूत मिलते हैं। और इन्हीं आहत मुद्राओं को एक नाम से जाना जाता है, जिनका नाम है आपकी पंचमारक मुद्रा। इसको क्या नाम से जाना जाता है, पंचमारक मुद्रा। पंचमारक मुद्रा बोला जाता है। और ये कहाँ पे मिली, अपनी बेराट की सभ्यता के अंदर ही मिली है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में एक यूनानी शासक हुए हैं, एक यूनानी शासक हुए हैं जिनका नाम है मिनंडर। एक यूनानी शासक हुए हैं मिनंडर, एक यूनानी शासक हुए हैं जिनका नाम है मिनंडर। और मिनंडर की हमें 16 क्या मिली है, यहाँ पे मुद्राएं मिली। और ये मुद्राएं किस में लिपटी हुई थी, सूती कपड़े के अंदर थी। सूती कपड़े के अंदर आपको लिपटी हुई मुद्राएं मिली हैं। कितनी मुद्राएं हैं, 16 मुद्राएं किसके अंदर मिली हुई हैं, सूती कपड़ों के अंदर मिली। वैसे यहाँ पे टोटल अगर सभ्यता की बात करूं तो यहाँ पे 36 प्रकार की क्या मिली है, हमें मुद्राएं मिली। उनमें से 16 प्रकार की मुद्राएं आपकी यूनानी शासक मिनंडर की हैं, जो सूती कपड़े के अंदर लिपटी हुई मिली है। उसके बाद में आगे देखते हैं हम आगे क्या इंपॉर्टेंट है इस सभ्यता के अंदर, हमें और क्या क्या मिला है। देखो हाँ देखो, आगे एक शासक और हुआ था हूण शासक। हमारे यहाँ पे हूण ने भी क्या किया था, शासन किया था। तो यहाँ पे एक राजा हुए हैं जिनका नाम है हूण राजा। यहाँ पे किसके शासक हुए हैं, हूण शासक हुए हैं। और इन्हीं हूण शासक, जिसमें से 2 हूण शासक इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है आपका तोमण और मिहिर। मिहिर कुल और तोमण जो शासक हुए हैं, तोमण भी बोलते हैं, तोरमान भी बोलते हैं इसको, कहीं कहीं इसका नाम मिलता है तोरमान, दोनों याद रख लेंगे। तोमण और तोरमान और मिहिर कुल 2 शासक यहाँ पे हुए हैं। इनके भी क्या मिले, यहाँ पे मुद्राएं मिली हैं। तो आपके यूनानी शासक कौन हो गए भाई, यहाँ पे क्या हो गए, यूनानी शासक कौन हो गए, मिनंडर। और मिनंडर की 16 मुद्राएं मिली हैं, जो किस में मिली हैं, सूती कपड़े के अंदर लिपटी हुई मिली है। हूण शासक तोमण और मिहिर की क्या मिले, मुद्राएं नहीं मिली। यहाँ पे क्या मिले, शिलालेख मिले, शिलालेख मिले हैं। इनकी फोटो लगी हुई थी उन शिलालेख पे, और वो शिलालेख कौन सी सभ्यता के अंदर मिले हैं, आपके बेराट की सभ्यता के अंदर मिले हैं। और देखो, अब देखो आगे क्या देखते हैं इसके बारे में। ह्वेनसांग यहाँ पे एक चीनी शासक हुआ था, है ना, आपने पढ़ा होगा। चीनी शासक था एक ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने, देखो ह्वेनसांग के बारे में याद रखेंगे, जो आप नीति के जो क्या है पंडित है, उनको किसको बोला जाता है, ह्वेनसांग को बोला जाता है। यात्रियों के राजकुमार किसको बोला जाता है, तो आपको ह्वेनसांग का नाम लेना है। तो आगे हम देखते हैं, देखो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर इरेज करते हैं। देखो इसी का एक नाम मैं आपको बता देता हूं। आपकी विराटनगर जयपुर के अंदर स्थित है, ये लिख लिया होगा शायद आपने। उसके बाद में देखते हैं, एक शासक हुआ है, सॉरी एक यात्री हुआ जिनका नाम है ह्वेनसांग। चीनी शासक था ह्वेनसांग। उसने ग्रंथ लिखा है सीयूकी। कौन सा ग्रंथ लिखा है, सीयूकी ग्रंथ लिखा है। और इसी ग्रंथ के अंदर इसने इस सभ्यता का नाम दिया है पारयात्र। कौन सी सभ्यता, पारयात्र सभ्यता। अब देखो ह्वेनसांग को बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। ह्वेनसांग को बोला जाता है यात्रियों का राजकुमार। क्या बोला जाता है, यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। और इसी का दूसरा नाम है नीति का पंडित। क्या बोला जाता है इसको, नीति का पंडित। अब देखो, जो इसी ने इसी सीयूकी ग्रंथ के अंदर बेराट की सभ्यता के बारे में लिखा है कि ये क्या है, ये सभ्यता क्या है। यहाँ पे बौद्ध धर्म को माना जाता था। किसको, बौद्ध धर्म को माना जाता था। लेकिन बौद्ध धर्म की यहाँ पे क्या नहीं मिली है, एक भी मूर्ति नहीं मिली है।
बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे एक भी मूर्ति नहीं मिली है, लेकिन फिर भी इसको जो आपके जो हेनसांग है इसने बताया कि यहाँ पे किसकी पूजा होती थी, महात्मा बुद्ध की पूजा होती थी। देखो इसने बोला जाता है ये बौद्ध धर्म की क्या है, बौद्ध धर्म की क्या है, ये सांस्कृतिक राजधानी है, बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी। बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी बेराट की सभ्यता को किसने बताया है, हेनसांग ने बताया है अपने ग्रंथ सी यूकी के अंदर। और साथ ही साथ उसने क्या बताया, इस सभ्यता का दूसरा नाम क्या बताया है, पारयात्र बताया है। चीनी क्या था, एक आपका यात्री था, जो यात्रियों को राजकुमार के नाम से जाना जाता है और इसी को नीति का पंडित बोला जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखो इसी सियोकी ग्रंथ के अंदर, इसी सियोकी ग्रंथ के अंदर क्या लिखा गया है, इसी ने लिखा था कि यहाँ पे किस किस मिलते हैं, यहाँ पे ईदगाह व टकसाल की क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। इसी सभ्यता के अंदर ईदगाह यानी मस्जिद आपकी और टकसाल दोनों के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं बात करूं राजस्थान की और पूरे भारत की, तो भारत और राजस्थान का सबसे पहला टकसाल केंद्र कहाँ पे है, अपना जयपुर के अंदर है। फिलहाल में भी कहाँ पे है, जयपुर के अंदर ही है, तो याद रख लेंगे थोड़ा सा। और पहले भी यहाँ पे क्या मिले हैं, तो ये जो यहाँ के जो लोग थे ना, वो कौन सी धातु से परिचित थे, तो यहाँ पे जो धातु है वो आपकी लोहा धातु से क्या है, ये कौन सी धातु से परिचित थे, लोहा धातु से परिचित लोग थे। इस सभ्यता के लोग लोहा धातु से क्या थे, परिचित थे, यानी ये लोग लोहे को भी क्या करते थे, काम में लेते थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि लोहे को यहाँ पे क्या करते थे, लोहे धातु से बहुत सारी चीजें बनाते थे। और दयाराम साहनी आपके जो सर थे, उन्होंने क्या की थी, इसकी खोज की थी। ठीक है, इतनी बात आप याद रख लेंगे किसके बारे में, बेराट की सभ्यता के बारे में, बहुत है, सफिशियंट है। सबसे पहले हमने देखा इसकी जो कौन सी नदी कौन सी जिले के अंदर है, जयपुर जिले के अंदर है। जयपुर को पहले किस नाम से जाना जाता था, विराटनगर। क्यों जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे विराट नामक राजा ने क्या किया, शासन किया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नदी थी बाणगंगा नदी, जो अर्जुन ने, ये माना जाता है कि अर्जुन ने बाण लगा के क्या किया था, गंगा को क्या किया था, वहाँ पे बुलाया था, है ना, प्रकट किया था। तो वैसे बाणगंगा नदी है जो आजकल अम्बानी शाह के नाला के अंदर क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, जयपुर की लाइफलाइन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि किसने इसकी खोज की, तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। उसके बाद में 62 और 63 के अंदर आपके NC बनर्जी यानी नील चंद्र बनर्जी और साथ में ही दीक्षित KC दीक्षित यानी अपने कैलाश चंद्र दीक्षित, दोनों ने मिलकर क्या था, उत्खनन किया था। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था एक यात्री आए थे हेनसांग, जिन्होंने क्या बताया था, इस सभ्यता को पारयात्र बनाया था। कौन से ग्रंथ के अंदर, सियूकी ग्रंथ के अंदर। उसके बाद में उसने क्या बताया था कि बौद्ध धर्म की क्या ये सांस्कृतिक राजधानी है। और जो आपके हेनसांग है उनको किस नाम से जाना जाता है, आपकी यात्रियों का राजकुमार या फिर नीति का पंडित, इन नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम बात करें कि सभ्यता के अंदर और क्या मिला, तो इस सभ्यता के अंदर लोहे के कुछ अवशेष मिले। इसका मतलब है किस धातु से परिचित थे लोग, लोहे की धातु से परिचित थे। बौद्ध धर्म के यहाँ पे कोई किसी प्रकार की मूर्ति नहीं मिली है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे के जो लोग थे वो बौद्ध धर्म को माना करते थे। ईदगाह और टकसाल के भी यहाँ पे क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद में बात करूं कि यहाँ पे एक सबूत मिलता है कि यहाँ पे मौर्य वंश ने क्या किया है, राज किया है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड भी कुछ चीजें मिली हैं और अशोक से रिलेटेड भी कुछ चीजें मिली हैं। और अशोक की यहाँ पे आहत मुद्राएं मिली हैं, जिनको पंचमारक मुद्राओं के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक यूनानी शासक आए थे जिनका नाम है मिरंडर, और मिरंडर की भी क्या मिले, यहाँ पे 16 ऐसी मुद्राएं मिली हैं जो क्या है, सूती वस्त्र के अंदर, सूती कपड़े के अंदर लिपटी हुई हमें मिली है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, हूण शासक हुए हैं 2, मिहिर और तोरमान, और मिहिर और तोरमान के क्या मिले हैं हमें, शिलालेख यहाँ पे मिले हैं, उनके चित्र बने हुए शिलालेख मिले हैं। बस इतनी चीजें आप याद रख लेंगे। और एक शिलालेख हुआ भाब्रू शिलालेख, और भाब्रू शिलालेख फर्स्ट की खोज 1837 के अंदर कैप्टन भट्ट ने की थी और सेकंड के अंदर कोलारल ने की थी। इतनी बात आप अगर याद रख लेंगे तो ये आपकी जो बेराट की सभ्यता है उससे क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, आगे हम लास्ट एक सभ्यता पढ़ते हैं जिसका नाम है आपकी नगरी सभ्यता। बहुत ही मॉडर्न सभ्यता है और बहुत ही अच्छी सभ्यता भी है। कौन सी सभ्यता, अगली आप हेडिंग लगाएंगे नगरी सभ्यता। देखो नगरी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, और नगरी सभ्यता को कंप्लीट करके उसके बाद में हम इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करते हैं। उसके बाद में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान के शिलालेख। ठीक है, तो अगली सभ्यता कौन सी हो जाएगी अपनी, अगली जो सभ्यता है उसका नाम आप लगाएंगे नगरी सभ्यता।
सर कौन से ज़िले के अंदर है, कैसे है, कहाँ पे है, सारी चीज़ें हमें बता दो। अरे बेटा सब्र रखो ज़रा, सब बता देंगे हम आपको। ठीक है, देखो कौन से ज़िले के अंदर है, तो आप जिला लिख लेंगे चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है, चित्तौड़गढ़ आपका जिला है। अब देखो इसका प्राचीन नाम पूछता है बहुत बार, इसका क्या पूछता है, इसका प्राचीन नाम पूछता है। इसका प्राचीन नाम आप क्या बताएंगे, इसका प्राचीन नाम आप बताएंगे माध्यमिका। माध्यमिका, और ये माध्यमिका कोई टाइम, किसी टाइम किसकी राजधानी रह चुकी होगी, आपकी सीवी जनपद की राजधानी रह चुकी होगी। तो ये की माध्यमिका थी, वो कौन सी जनपद की राजधानी रह चुकी है, सीवी जनपद की राजधानी रह चुकी है। 16 महाजनपद हैं। अगला टॉपिक, इससे अगला टॉपिक हम यही लेंगे, अपनी शिलालेख के बाद में यही टॉपिक लेंगे, राजस्थान के महाजनपद। तो सीवी जनपद की क्या रह चुकी है, ये राजधानी रह चुकी है। ठीक है, उसके बाद में इसकी खोज करने वाले लोग थे, वो कौन कौन थे, तो 1904 के अंदर इसकी क्या हुई है बेटा, खोज हुई है। इसकी खोज कब हुई है, इसकी खोज 1904 ईस्वी के अंदर हो चुकी है। और 1904 ईस्वी के अंदर डॉक्टर D.R. अम्बेडकर, सॉरी अम्बेडकर नहीं भाई, डॉक्टर D.R. भंडाकर ने इसकी क्या की है, भंडाकर ने इसकी क्या की है, खोज की है। डॉक्टर B.R. भंडाकर ने इसकी क्या की है, खोज की है। उसके बाद में हम देखें कि राजस्थान का खोदा गया, राजस्थान का खोदा गया सबसे पहला क्या है, ये आपका सभ्यता है। राजस्थान का सबसे पहला खोदा गया, राजस्थान का सबसे पहले खोदा गया स्थल कौन सी सभ्यता, अपनी नगरी सभ्यता है बेटा। उसके देखो आपने सारी सभ्यताएं पढ़ ली हैं, लेकिन सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी दिख रही है यहाँ पे आपको, 1900। वैसे सबसे पुरानी कौन सी है, गणेश और सभ्यता कौन सी है, सबसे पहले गणेश जी को पूछते हैं, तो सबसे पहले वो ही सभ्यता यहाँ पे थी। और उसके बाद में हमने ये सारी डिस्कवर, तो सबसे पहले कौन सी खोदी गई थी, सबसे पहले कौन खोदी गई थी, आपकी नगरी सभ्यता, जो आपकी किस जिले के अंदर है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये विष्णु भगवान को क्या माना जाता था, तो यहाँ पे किसको मानते थे, वैष्णव सभ्यता है, वैष्णव संस्कृति यानी वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड ये सभ्यता है। वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड ये क्या है आपकी, वैष्णव संप्रदाय से क्या रखती थी, ये संबंध रखती थी। वैष्णव संप्रदाय से ये संबंध रखती थी, यानी विष्णु से संबंधित यहाँ पे क्या मिले हमें, यहाँ पे विष्णु के क्या मिले हैं, यहाँ पे मंदिर मिले हैं, विष्णु भगवान के क्या मिले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे किसका हमें साक्ष्य मिले हैं, विष्णु मंदिर के साक्ष्य मिले। कौन सी सभ्यता के अंदर, नगरी सभ्यता के अंदर। अब सर याद कैसे रखेंगे, आपने देखा होगा विष्णु का अवतार था कृष्ण जी, और कृष्ण जी को हम क्या मानते थे कि भाई उस कृष्ण जी का दूसरा नाम भी तो लेते थे नागर, और नागर से आप याद रख लेंगे नगरी सभ्यता, तो नगर नागर नगर और नगर से याद रख लेंगे कृष्ण जी, और कृष्ण जी से विष्णु जी, और विष्णु जी की यहाँ पे क्या मिले हमें, अवतार मिले हैं, सॉरी अवतार के साक्ष्य मिले हैं। और वैष्णव संप्रदाय से ये सभ्यता क्या करती थी, बिलोंग करती थी। उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पे सिंह पे सवार सिंह वाहिनी दुर्गा की क्या मिली है, मूर्ति मिली है। सिंह वाहिनी दुर्गा की क्या मिली है, मूर्ति मिली है। कौन सी सभ्यता के अंदर, आपकी नगरी सभ्यता के अंदर। और देखो क्या मिला है यहाँ पे 4 ऐसे कुएं मिले हैं, 4 कुएं मिले हैं, और वो कैसे हैं, चक्राकार हैं, यानी गोल कुएं हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे 4 कुएं मिले हैं हमें यहाँ पे, कैसे 4 चक्राकार कुएं भी इस सभ्यता के अंदर हमें देखने को मिले हैं। तो इतनी बात आप याद रख लेंगे किसके बारे में, नगरी सभ्यता के बारे में। ठीक है, कौन से जिले के अंदर है सर, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। इसका प्राचीन नाम क्या है, माध्यमिका, जो सीवी जनपद की क्या रह चुकी है, राजधानी रह चुकी है। खोज इसकी 1904 के अंदर डॉक्टर D.R. भंडाकर ने कर दी थी। राजस्थान का सबसे पहले खोदा गया स्थल इसको माना जाता है। वैष्णव सभ्यता से संबंध रखती थी ये सभ्यता, और वैष्णव संप्रदाय से इसलिए संबंध रखती थी क्योंकि ये विष्णु भगवान के यहाँ पे मंदिर की क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और साथ में सिंह वाहिनी यानी शेर पे चढ़ी हुई दुर्गा माता की क्या मिली है, शेर पे विराजमान दुर्गा माता की क्या मिली है, यहाँ पे मूर्ति मिली है। और 4 यहाँ पे क्या मिले हैं हमें,
चक्राकार कुएं मिले हैं। इसकी बात समझ में आ गई आपको? अरे इतनी बात समझ में आ गई तो वैष्णव संप्रदाय आपका सबसे पुराना संप्रदाय, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भारत की सबसे प्राचीन भारत की सबसे प्राचीन वैष्णव क्या मानते हैं इसको, सभ्यता मानते हैं। इतनी बात और याद रख लेंगे आप, भारत की सबसे प्राचीनतम क्या है, ये वैष्णव सभ्यता है। और इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कौन सी सभ्यता वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट में डाल दें, ठीक है। कोई क्वेश्चन है डाल दें, तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, या फिर वहीं कमेंट के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ये हमारी क्लास आपको ये समझ में आई है, अच्छी सी लगी है, तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कोई पतलों को नहीं हुआ लाइक शेयर करनू सब्सक्राइब करनू, है ना। हमें क्या मिलता है बेटा, मोटिवेशन मिलता है। आप जब लाइक शेयर और करते हो तो बस, और कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें और मिलते हैं